देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ी ताकत को गोलबंद करके भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण शून्य किया जा रहा है, जातवार जनगणना की मांग को नकारी, धर्म के नाम पर नौटंकी करने में माहिर तो भाजपा ही है। अगर हम उसकी नकल करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भाजपा इस पर मजबूत होगी, इसलिए भाजपा को मजबूत करने से बचना दी नहीं जाती, हम जिम्मेदारी लेते हैं और उसी जिम्मेदारी के साथ हम आगे। समाजवादी पार्टी में जिस दिन मैं सम्मिलित हुआ, मैंने भी इन्हीं महापुरुषों के नारे को अपने रूप में प्रस्तुत किया था कि 85 तो हमारा है, 15। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी का दुरुपयोग कर व्यापारियों से लूट हो रही है, यहाँ तक कि सरकारी विभाग आज बेचे जा रहे हैं प्राइवेट हाथों में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस समय लखनऊ में मौजूद हूं और लगातार बातचीत हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की कर रहे हैं। सभी विपक्षी दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उससे ठीक पहले अखिलेश जी का जो बयान आया है पीडीए को लेके कि एनडीए का मुकाबला इस बार पीडीए करेगा। पीडीए की परिभाषा जो उन्होंने बताई वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसी पर बातचीत आज हम लोग करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। क्या है पीडीए सर? समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज की लड़ाई लड़ना हमारी पुराने नेताओं ने समय समय पर इन वर्गों को एक सम्मान, स्वाभिमान, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए मजबूत लड़ाई लड़ी। कभी शोषित पार्टी बनी थी जिसने इन वर्गों को इकट्ठा करने के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को इकट्ठा करने के लिए कभी नारा दिया गया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित 90 भाग हमारा है। कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया कि शोषितों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कभी मनोहर कालसियान ने नारा दिया 85 बनाम 15 का। यहाँ तक कि जब समाजवादी पार्टी में जिस दिन मैं सम्मिलित हुआ, मैंने भी इन्हीं महापुरुषों के नारे को अपने रूप में प्रस्तुत किया था कि 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। तो आज उसी 85 और 90 को इकट्ठा करके हम लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज जो एक बड़ी ताकत है, देश की 90% आबादी से कवर होती है और उसी 90% आबादी को कवर करके जो इस सरकार में सबसे ज़्यादा जुल्म, जातीय अत्याचार के शिकार हुए हैं, जिनके साथ भेदभाव किया गया, जिनके साथ सत्ता का दुरुपयोग करके प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, झूठे एफआईआर लिखाए गए, जेलों में डाले गए, घरों पर बुलडोजर चलाए गए, उनका आरक्षण छीना गया। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण शून्य किया जा रहा है, जातवार जनगणना की मांग को नकारी जा रही है। यहाँ तक कि आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी का दुरुपयोग कर व्यापारियों से लूट हो रही है, यहाँ तक कि सरकारी विभाग आज बेचे जा रहे हैं प्राइवेट हाथों में। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। तो इस तरीके से आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ी ताकत को गोलबंद करके भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो एक स्लोगन दिया है, स्वाभाविक रूप से सामयिक भी है और कारगर भी होगा। अच्छा, आप बात तो कर रहे हैं कि एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा, लेकिन अगर हम बीते चुनाव की बात करें, नगर निकाय के चुनाव की, उसमें हमने देखा कि कई सीटों पर जो मुसलमान कोर वोटर समाजवादी पार्टी का माना जाता है उसने भी वोट नहीं किया। खासतौर से अगर हम मेरठ की बात करें, और कई सीटों पर नगर निकाय के चुनाव में यादव ने भी वोट नहीं किया। तो फिर कैसे आप पीडीए को कैसे आप एकजुट करेंगे? देखिए, हर चुनाव की परिस्थितियां, परिवेश, समीकरण अलग अलग होते हैं।
पंचायत चुनाव के समीकरण और उसके जो मानक हैं अलग होते हैं, नगर निकाय के चुनाव के मानक अलग होते हैं, उनकी परिवेश अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में देश स्तर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो महत्व रखते हैं और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। स्वाभाविक रूप से स्थानीय चुनाव में पार्टियां गौड़ होती हैं, लेकिन जब असेंबली और लोकसभा का चुनाव होता है तो पार्टियां महत्वपूर्ण होती हैं, निर्दल गौड़ हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों के समीकरण, दोनों की परिस्थितियां, दोनों के प्रवेश सब अलग अलग हैं। एक दूसरे के मानक पर हम दूसरे चुनाव की कसौटी नहीं तय कर सकते हैं, उसका मानक नहीं बना सकते हैं और उस आधार पर हम उसको कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जिस तरीके से प्रदेश जल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान पर है, जीएसटी का दुरुपयोग है, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सरकार जीएसटी, ईडी और सीबीआई तथा इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी विभाग उद्योगपतियों के हाथे बेचे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर हम सब भाजपा को घेरेंगे भी और 2024 लोकसभा चुनाव में विदाई भी करेंगे। यही मुद्दे 2022 में भी थे, लेकिन नतीजे फिर भाजपा के पक्ष में आए। देखिए, दोनों के मुद्दे हमने पहले भी कहा, असेंबली और लोकसभा का भी चुनाव अंतर दोनों पर अलग होता है और क्योंकि आज हमारे पास बड़ा लक्ष्य है देश बचाने का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, इसलिए हम सभी विपक्षी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे, क्योंकि मकसद है देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, भाजपा हटाना। तो इसलिए 2024 में हम एक होकर के, मिलजुल करके भाजपा की विदाई अवश्य करेंगे। अच्छा, अब इस बयान के बाद, एनडीए वर्सेस पीडीए के बयान के बाद चर्चा ये भी होने लगी कि हाथ में फरसा उठा लेने से और नैमी शरण में जाके जिस तरीके से 151 कुंडीय जो हवन किया गया, उस तरीके से पीडीए एकजुट नहीं हो पाएगा। आपके उस मंतव्य से मैं कुछ सहमत भी हूँ। राजनीतिक पार्टियों को धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धर्म निजी मामला है, धर्म निजी मामला है। आप अपने घर पर किस धर्म के संस्कार को मानते हैं, किस पंथ के रास्ते पर चलते हैं, आपका धार्मिक विचार क्या है, ये आपके निजी मामले हो सकते हैं। लेकिन जब हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जनता के मुद्दे क्या हैं, देश की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उन ज्वलंत मुद्दों के साथ हम न्यूनतम कार्यक्रम बना करके जनता के बीच में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस दिखावे से बचना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों को भी शोभा नहीं देती है कि धर्म के नाम पर नौटंकी करने में माहिर तो भाजपा ही है। अगर हम उसकी नकल करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भाजपा इस पर मजबूत होगी, इसलिए भाजपा को मजबूत करने से बचना चाहिए। तो मुश्किल से 8 से 10 महीने लोकसभा चुनाव को रहते हैं, क्या तैयारी किस तरीके से, अगर आप नारा दे दिया है क्योंकि, तो किस तरीके से क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की है कि इस पूरे 85% को 90% जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको जोड़ा जाए? देखिए, इस दिशा में काम भी हो रहा है, चिंतन भी चल रहा है। अभी अभी विपक्षी एकता की पहल भी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं इस पहल में लगे भी हुए हैं। इसी हाल में ही बिहार में इस आशय की एक बैठक भी होने जा रही है। संभवतः सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता उसमें मौजूद भी रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो जन आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप समाजवादी पार्टी खरा उतरने का प्रयास करेगी। 2024 के चुनाव में क्या जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, किस तरीके से आप काम करेंगे आगे आने वाले में? हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह जानते भी हैं। हमें जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हम जिम्मेदारी लेते हैं और उसी जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हम जिम्मेदारी लेते हैं
और उसी जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। इनसे बातचीत की कि किस तरीके से जो पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, किस तरीके से पीडीए को इकट्ठा किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी हम बात करें अगर तो एक बहुत बड़ा वो समुदाय पिछड़ा वर्ग जो भाजपा के साथ जाता है, किस तरीके से उसको समाजवादी पार्टी में लाया जाए, उसको समाजवादी पार्टी को वोटर बनाया जाए, क्या तैयारी है उस 85% को एक साथ लाने की, उस पर बातचीत हुई। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। क्या राय आपकी है कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।